हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम टॉप 45 एमसीक्यू जो है इस वीडियो सीरीज में जो है कंप्लीट करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं अभी, है ना, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर, अभी जो भर्ती परीक्षा होने वाला है पीएससी के द्वारा 12 जुलाई को शायद इसका डेट है, तो उसके लिए यह जो है बहुत हेल्पफुल है। आज के वीडियो में आपको जो है इंडियन जीएस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ जीएस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ ही आपका जो इंग्लिश है, उसका भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरा कोशिश ये है कि अपना जो जीएस वाला जो पार्ट है, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश और जो जीएस वाला पार्ट है, उसको हम जो है साथ-साथ लेकर चलें ताकि आपका रिवीजन होता रहे और बीच में अपन जो है सैटरडे, संडे कोशिश करेंगे कि मैथ्स का भी जो है क्लास आपके लिए लेकर आएँ, ताकि आपका जो है फुल रिवीजन हो सके। हमारे पास अभी लगभग 1 महीने का समय है ना? हम 1 महीना मान के चलते हैं, बीच में कोई दिन वीडियो नहीं बन पाता है कभी-कभी। तो 1 महीना अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं एमसीक्यू का, तो मान के चलिए आपके लिए आप एग्ज़ाम जो है बहुत ईज़ी से जो है क्लियर कर पाएँगे, ठीक है? चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, गुरु घासीदास जी, वामन राव लाखे, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में जो है सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है आप जानते हैं? गुरु घासीदास जी, ठीक है? गुरु घासीदास जी जो है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के जो है संस्थापक है। इसको तो सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक है? 18 दिसंबर बहुत अच्छे से आप सबको मालूम होगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए और इनके गुरु का नाम भी आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है? ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, फिर भी याद रखिएगा क्योंकि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है? पीएससी में जो भी पीवाईक्यू हुआ है उसका कुछ क्वेश्चन जो मेरे को अच्छा लगे तो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? और मुझे लगता है कि जो-जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो सबका प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। देखो, ऐसा मत समझिएगा कि ईज़ी क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी ऐसा है कि ईज़ी भी आता है और टफ भी आता है। ईज़ी को अगर छोड़ देंगे और मान लो वही एग्ज़ाम में याद नहीं आया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ईज़ी क्वेश्चन तो रिवाइज़ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओज़ोन परत खाली स्थान को अवशोषित करती है, इंफ्रारेड विकिरण को, एक्स-रे को, गामा किरणें को, पराबैंगनी किरणें को। तो जो ओज़ोन परत है, वो जो है पराबैंगनी किरणें को जो है अवशोषित करती है। किसको? अल्ट्रावायलेट रेज़ पराबैंगनी किरणें को जो है अवशोषित करती है। ठीक है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? पाली, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। तो अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में ये जो है लिखे गए हैं। अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि उन बाहरी वस्तुओं से दीप्तमान ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊन ऊष्मा का कुचालक है इसलिए ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता और उसे अवशोषित रखता है। ऊन बाहरी वस्तुओं से गर्मी को अस्वीकार करता है। ऊन शरीर का तापमान बढ़ाता है। तो क्या करता है? ऊन जो है कुचालक होता है जो शरीर के तापमान को बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, याद रखेंगे। तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है, मतलब पागल हो गया है? कि विकृत चित्त कहने का मतलब है पागल हो गया। इसको कौन घोषित करेगा? तो राष्ट्रपति घोषित करेगा, ठीक है? कि निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति घोषित करेगा, सदन का पीठासीन अधिकारी घोषित करेगा, सक्षम न्यायालय घोषित करेगा, ठीक है? यहाँ एक चीज़ और जोड़ा जा सकता था, डॉक्टर घोषित करेगा करके, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फँस सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, मान लो यहाँ लिख दिया था डॉक्टर करके, ठीक है? तो बहुत सारे लोग यही सोचने में लग जाते हैं, हाँ भाई, डॉक्टर से ही चेकअप कराया जाएगा और डॉक्टर उसको पागल घोषित कर देगा, तो पागल कहलाएगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन जो है फँसाने वाला बन सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, साइंस के नज़रिए से देखा जाए, तो डॉक्टर के पास जाने से ही वो घोषित कर सकता है कि ये पागल है, इस टाइप से। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, लोकसभा का एक सदस्य जो है विकृत चित्त या पागल हो चुका है, ऐसा कौन घोषणा करेगा? तो सक्षम न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सक्षम न्यायालय करेगा। ध्यान रखिएगा, डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? विंडसर्फ आप जानते हैं नाम से ही, है ना? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन है फिलिप डाइहल, विलियम स्टर्जन और फ्रेडरिक बैटरी। तो विंडसर्फ से याद रखेंगे सर्फ को, बाकी याद नहीं रहेगा तो भी अब चलेगा। ठीक है? विंडसर्फ है एक्चुअल में, ये गलत लिखा है। ठीक है? जैसे लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखा था, ध्यान रखिएगा। यहाँ आप सर्फ से पहचानेंगे, ठीक है? सर्फ से आपको पहचानना है, बाकी नाम याद हो चाहे ना हो, सर्फ को आप देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राजगुरु सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन है? हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में इनकी बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है? चलिए, भारत में कौन-सा क्षेत्र सबसे अधिक रोज़गार प्रदान करता है? कृषि, उद्योग, सेवाएँ, विनिर्माण। तो भारत में सबसे अधिक अभी रोज़गार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन है? कृषि, आप जानते हैं। लगभग अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 60 से 65% है ना? कृषि पर डिपेंड है आज भी लोग, और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, लगभग 70 टू 80% आस-पास हम मान के चलते हैं, ठीक है? डेटा अलग-अलग आते रहते हैं, तो एप्रॉक्स अपन मान मान के चलते हैं। वो एग्ज़ैक्ट डेटा आएगा तो आपको समझ आ जाता है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सब सर्वाधिक रोज़गार आज भी कौन प्रदान करता है? तो कृषि है, सर्वाधिक रोज़गार जो है प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही है? वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, ठीक है? बिल्कुल ले सकता है भई, भारत के महान्यायवादी जो है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है? वहाँ बोल भी सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ठीक है? ध्यान रखिएगा। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ठीक है? ले सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2, यहाँ पर लिखा है 1 और 2 दोनों जो है सही हैं, ठीक है? दोनों सही हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल शासक कौन थे? तो बाबर, बहादुर शाह जफ़र, शाहजहाँ, अकबर। तो आप जानते हैं कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। इनको ही 1857 की क्रांति होते तो राजा बना, वो जो है इनको नेतृत्वकर्ता बना देते हैं। इसको भी आपको मालूम होगा ये चीज़, ठीक है? कहाँ-कहाँ से विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, मेरठ में और होता कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी जगह है और कौन-कौन किस जगह से नेतृत्व किए थे, इसको भी ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है बनता ही बनता है। 1857 की क्रांति से अगर इंडियन जीएस में क्रांति से क्वेश्चन पूछना हो तो वहीं से पूछा जाता है अधिकतर बार, आप देखे होंगे। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत खालिस्तान है, परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, परमाणु संलयन विखंडन दोनों। तो आप जानते हैं क्या होता है परमाणु संलयन, है ना? न्यूक्लियर फ्यूज़न। कई जगह आपको विखंडन देखने को मिल जाता है, ठीक है? गलत छपा रहता है, ठीक? परमाणु संलयन ही कारण है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है? शायद इसका आंसर गलत भी लिया था पीएससी या व्यापम, जहाँ तक जिसमें आया था, किसी एक परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। परमाणु संलयन जो है, इसका करेक्ट आंसर है। चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो यह रायगढ़, कबीरधाम, नारायणपुर, बलरामपुर। तो आप जानते हैं कहाँ होता है? रायगढ़ में जो है चक्रधर समारोह गणेश पक्ष के समय ये होता है, ठीक? गणेश चतुर्थी के समय, ध्यान रखिएगा। गणेश चतुर्थी के समय ये होता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही बताइएगा इस वर्ष मतलब 2025 में, अब तो 26 का हुआ ही नहीं है। तो 2025 का जो चक्रधर समारोह है, ये कौन-सा क्रम है? इसका क्रम आपको जो है कमेंट करना है, तो आप 12 लिखेंगे और उसके बाद जो है कौन-सा क्रम का है चक्रधर समारोह, उसको आप लिख के जो है कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में सही क्या है? ठीक है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करेगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करेगा, मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को। ये तो सही है, ठीक है? 1 तो सही है, 2 भी सही है। राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करेगा, नहीं। कि सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपसभापति को त्यागपत्र देगा क्या? नहीं देगा, गलत बात है ना? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहता तो एक बार समझ आता। यहाँ लेकिन सभापति जो उपसभापति को संबोधित नहीं करेगा राज्यसभा का, कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है उपसभापति को संबोधित नहीं करता, ठीक है? ध्यान रखें, तो ये गलत है। राज्यसभा का उपसभापति जो है सभापति को संबोधित करेगा, बिल्कुल ये सही है, ठीक है? तो 4 सही है, 1 और 2 और 4 सही है, तो 1, 2 और 4, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। महानदी का उद्गम स्थल आप जानते हैं कहाँ है? तो सिहावा धमतरी, ठीक है? भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन-सा सेक्टर शामिल नहीं है? ठीक है, कौन-सा सेक्टर जो है शामिल नहीं है? विनिर्माण शामिल नहीं है, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति शामिल नहीं है, निर्माण शामिल नहीं है, खनन, उत्खनन शामिल नहीं है। द्वितीय क्षेत्र में बोल रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? आपका कृषि, प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि, ठीक है? और उसके प्लस में खनन, उत्खनन, क्या आता है? खनन, उत्खनन, ठीक है? ये आता है उत्खनन, ठीक है? ये तो प्राथमिक क्षेत्र के हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो ये द्वितीय क्षेत्र का है, ये भी द्वितीय क्षेत्र का है, ये भी द्वितीय क्षेत्र का है, तो खनन-उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र का है, तो इसमें शामिल नहीं होता। चलिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम।
तो नाम सहित घोषणा का संबंध जो है असम, अरुणाचल प्रदेश से है। किससे है? असम और अरुणाचल प्रदेश से, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है? शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम रायपुर, दिग्विजय सिंह स्टेडियम राजनांदगांव, शेरशाह स्टेडियम बिलासपुर और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला फीफा है ना जो मान्यता प्राप्त वाला है, ये जो है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर। ठीक है, डी याद रखिएगा, कौन सा है? डी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत में कौन-सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 11वीं, 12वीं, 13वीं इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जब योजना आयोग था, ठीक है? योजना आयोग था तब पंचवर्षीय योजना चला करता था। लेकिन उसके बाद जो है योजना आयोग को खत्म करके क्या आ गया नीति आयोग आ गया। ठीक है, क्या आ गया? नीति हो गया। ठीक है, नीति आयोग। तो उसके बाद जो है जो लास्ट पंचवर्षीय योजना चला था 2012 से लेके 17 तक चला था। कब तक चला था? 17 तक। ये जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, है ना? 12th नंबर का 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद कोई भी वर्तमान में जो है पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। लास्ट अगर पूछता तो 12वीं लास्ट रहता, उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है अभी वर्तमान में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में। तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार के प्रति हम कहाँ जा सकते हैं? मतलब संविधान के रक्षक अनुच्छेद 32 इसको अब ध्यान आत्मा कहा जाता है, ठीक है? तो अनुच्छेद 32 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? ठीक है, तो वीर नारायण सिंह से देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर व्यापम जो है से और पीएससी दोनों यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। पीएससी तो एकदम डीप क्वेश्चन पूछ लेता है ना प्री में और वैसे आप प्री का तैयारी तो अभी तो आप जो है सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उसका लेवल बहुत अलग है, ठीक है? इसमें वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला है ये ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि पीएससी ना इतना जल्दी ट्रेंड नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि प्री का अधिकारी बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा लेवल रहता है, इस कारण बहुत ज़्यादा डीप पूछता है, लेकिन फिर भी वैसा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है आपको। तो ये वीर नारायण सिंह के बारे में आप बहुत सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहली बार इसको कब पकड़ा गया था, ठीक है? उसके बाद कब भगा था, ठीक है? और उसके बाद फिर अंतिम बार कब पकड़ा गया, उसको भी ध्यान रखना है। और इसको जो फांसी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी मतलब सज़ा कौन सुनाया था? चार्ल्स इलियट सुनाए थे, ठीक है? उसके बाद फांसी जो है इसको 10 दिसंबर 1857 इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? 1857 इसको पूछा जाता है, हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था, बहुत लोग गलत करके आए थे क्योंकि इसको 1856 भी दे दिया था, तो बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है? और ये कहाँ के जमींदार थे? तो सोना खान के जमींदार थे, ठीक है? सोना खान 1857 की क्रांति के समय कौन से जिले में आता था? तो रायपुर जिले में आता था, उसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बलौदाबाजार बाज़ार टिक लगा देते हैं कई लोग, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको क्लियर करते हुए पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है? तो वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो सोना खान के जमींदार थे, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसको, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3, 2, 5 इनमें से कोई नहीं। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 नेशनल पार्क हैं, ठीक है? 11 जो है आपका अभयारण्य है, क्या है? 11 अभयारण्य है, अभयारण्य, ठीक 11 अभयारण्य है और जो है 4 आपका टाइगर रिज़र्व है, कितना है? 4 टाइगर रिज़र्व है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? रिज़र्व, 4 टाइगर रिज़र्व है, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर ठीक है देखो, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, संकर, विशेषण। तो पहले आकर लगता है तो पहले कौन लगेगा? उपसर्ग लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? हिंदी का भी प्रश्न आ गया अब, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आँखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और दर्शनी। तो आँखों के सामने खड़ा होना मतलब प्रत्यक्ष खड़ा होना, ठीक है? तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह आए तो मैं जाऊँ, वह आए तो मैं जाऊँ। एक क्रिया के संपन्न होने से मतलब एक क्रिया जैसे ही संपन्न होता है, फिर दूसरा क्रिया जो है चालू होता है। वह आए तो मैं जाऊँ मतलब एक जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। क्या ऐसा बोल सकता है
कि अभी मेहनत करोगे तो कल आप जो है सक्सेस हो जाओगे, ठीक है? तो एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड है, मतलब दूसरा वाला जो है पहले के ऊपर डिपेंड है। जब तक वह नहीं आएगा तब तक ये नहीं जाएगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं हम भविष्य काल में अगर बात करें तो ऐसा वाला जब भी आए तो इसको बोलते हैं हेतु, हेतु भविष्य, ठीक है? हेतु, हेतु भविष्य, ठीक है? चलिए। यह कोई नया काम नहीं है। वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है? यह कोई, कोई, कोई कुछ कौन क्या ऐसा हम पढ़ते हैं ना सर्वनाम में, तो यह कोई नया काम नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, यह कोई नया काम नहीं है, तो ये हो जाएगा यह अच्छा सॉरी इसमें ना आप जो यह को देखिए यह इसके बारे में यह कोई नया काम नहीं है ऐसा बोला जा रहा है यह। तो ये निश्चय को बताएगा, यह कोई नया काम नहीं, ठीक है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है मंत्र, हंस, शोक और स्यों। तो अनुनासिक, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक कहने का मतलब है जिसका उच्चारण करने पे नाक से और मुँह से देखो नाक से हवा निकलती है ना? मुँह और नाक और मुँह दोनों का प्रयोग होता है समझो, नाक और मुँह, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। और निर्नुनासिक में क्या होता है? निर्नुनासिक केवल मुँह का प्रयोग होता है, नाक का बिल्कुल नहीं। तो हंस ऐसा बोलते हैं, हँस ऐसा करके हँस ऐसा बोलते हैं, तो नाक और मुँह दोनों का इसमें प्रयोग होता है। तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी में अच्छा वैसे छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट एक क्वेश्चन इसमें गलती से डल गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ी उंगरा शब्द का प्रयोग होता है गाड़ी में पे तेल डालने के लिए, खाट में तेल डालने के लिए, कढ़ाई में तेल डालने के लिए, डिब्बा में तेल डालने के लिए, गाड़ी में तेल डालने के लिए, ठीक है? आपके सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ी नहीं है, सिलेबस आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये गलती से डल गया क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें फिर भी याद रख लीजिएगा उंगरा शब्द का प्रयोग होता है गाड़ी में तेल डालने के लिए। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है रोटी, गन्ना, कपड़ा, पहिया। तो तद्भव स्त्रीलिंग शब्द होगा गन्ना। क्या होगा? गन्ना, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तत्सम तद्भव आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जिन्होंने मेरा क्लास देखा है ना? कोर्स परचेज़ करके उनको मालूम है, ठीक है? तो वहाँ से आप अगर ₹99 जो है उसका फीस है, अगर आप भी लेना चाहते हैं हिंदी का क्लास तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं ऐप से। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं यौगिक रूढ़, योग रूढ़, रूढ़ विदेशज। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं है, जैसे मैं बात करूँ जल, जल। अब इसको तोड़ दूँ ज और ल में, दोनों से मिलके बना है। क्या ज का कोई अर्थ है क्या? ल का कोई अर्थ है क्या अपना एक? नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। ज का कोई अलग अपना अर्थ नहीं है, ल का कोई अपना अलग अर्थ नहीं है। लेकिन दोनों को मैं मिला दूँ तो जल, जल का एक अर्थ है, जल का मतलब पानी, नीर, है ना? हम बोल सकते हैं। लेकिन स्वयं मतलब अकेला ज का कोई अर्थ नहीं बनता, अकेला ल का कोई अर्थ नहीं बनता, ठीक है? तो ऐसे ही शब्द मतलब जो अलग-अलग करने पर जिसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता उसको बोलते हैं रूढ़। तो क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं, रूढ़, ठीक है? याद रखिएगा रूढ़, ठीक है? तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिणाम बोधक विशेषण है नुकीला पतला, 10 हाथ 5 जगह रोटी रोगी, ठीक है? तो परिमाण बोधक में आ जाएगा, नुकीला तो नहीं होगा, पतला भी नहीं होगा, परिमाण बोधक बोल रहा है, रोगी भी नहीं है, तो 10 हाथ जगह 10 हाथ जगह, ये हो जाएगा परिमाण। 10 हाथ के बारे में बात कर रहे हैं, 10 हाथ जगह, ठीक है? तो ये परिमाण बोधक, ठीक है? जहाँ इसका सही आंसर यही होगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है? दाँत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है दाँत काटी रोटी, ठीक है? दाँत काटी रोटी। तो उम्र पता करना, किस काटना, गहरी दोस्ती, जूठा कर देना। तो देखो आप बहुत सारे इसको जूठा कर देना ऐसे जो है सोच लेते हैं। क्यों सोच लेते हैं? क्योंकि दाँत से रोटी को काटा जा रहा है, ऐसा टाइप का। तो ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी क्योंकि वैसे ही आंसर ऑप्शन दिया ही जाता है, ताकि आप जो है ऐसा रिलेट कर पाओ, ठीक है? और आप उसको गलत करके आओ। दाँत काटी रोटी का मतलब है कि अगर ऐसा भी समझ सकते हो आप, है ना? आप अपने याद के लिए कि 2 दोस्त बैठे हैं, ठीक है? 2 दोस्त बैठे हैं, अब एक-दूसरे का जूठा खा सकते हैं लोग। तो ये रोटी अब बचा नहीं इसके पास, तो ये दाँत से काट के दे दिया, हाँ, ले ले भाई आधा मेरा खा ले रोटी करके। तो दोनों में क्या है गहरी दोस्ती इसलिए उसका जूठा खा लिया ऐसा समझ तो गहरी दोस्ती, ठीक है? जी, तो देखो मुहावरा बहुत सारा है। आपको मुहावरा बहुत सारा याद भी करना होता है, तो मुहावरा को एकदम से आप याद करने बैठेंगे, तो कभी याद नहीं कर पाएँगे। तो आपको कुछ ट्रिक वगैरह से, है ना, कुछ रिलेट करके पढ़ना होता है।
तो आप जो है याद कर सकते हैं। दाल काठी रोटी का मतलब है गहरी दोस्ती। अशुद्ध वाक्य है, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, यह काम आप पर निर्भर है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। तो मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ होता है, ना कि करता हूँ, ठीक है? यही गलत है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ठीक है? तो या मुझे आप पर श्रद्धा है, इस प्रकार से भी होगा, लेकिन करता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो ये जो है गलत है। समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक सिंधु, ठग, तूफान, गिरोह। गिरोह मतलब लोगों का समूह, ठीक है? तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है, प्रत्यक्ष अब सामने जस्ट, ठीक है? तो समक्ष मतलब प्रत्यक्ष ही होगा सामने, सामने का मतलब सामने अक्षम, है ना? अक्षम ये विलोमार्थी बोल रहा है, तो अक्षम भी ठीक है और परोक्ष नहीं होगा, परोक्ष अप्रत्यक्ष को बोलते हैं, परोक्ष, ठीक है? ध्यान रखिएगा परोक्ष इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक? देखो इसका विलोमार्थी पूछा है, ये सक्षम असक्षम होगा, सक्षम का होगा असक्षम, सक्षम का असक्षम, ठीक है ऐसा। लेकिन ये विलोमार्थी पूछा उल्टा कौन-सा है? तो ये तो उल्टा नहीं है, ठीक है? समक्ष और सामने ये तो समानार्थी है, ठीक है? और ये सक्षम का अक्षम हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी होगा परोक्ष, ठीक है? 36 का ये हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट? बिफोर द पुलिस कैम, द थीफ हैड रन अवे, बिफोर द पुलिस हैड कम, द थीफ हैड रन अवे, बिफोर द पुलिस हैड कम, the thief run away before the police came the thief run away ठीक है देखो यहाँ स्पेलिंग को देखिएगा यहाँ स्पेलिंग यहाँ देखो रन और रैन ठीक है स्पेलिंग में यहाँ तो ध्यान रखिएगा ठीक है देखो बिफोर सब में लिखा है द सब में लिखा है पुलिस सब में लिखा है ठीक है फर्क है यहाँ कैम आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ हेड कैम है ठीक है यहाँ भी हेड कैम है और यहाँ कैम है ठीक है तो बिफोर द पुलिस कैम द थीफ हैड रन अवे ठीक है पुलिस आने से पहले भाग गए तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दीज बुक ऑफ है ना यहाँ खालिस्तान है आर वेरी इंटरेस्टिंग सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ठीक है यहाँ जो है आपको प्रोनाउन रख के देखना है ठीक है दीज बुक ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग दीज बुक ऑफ देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग देयर है ना दीज बुक ऑफ देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग दीज बुक ऑफ दे आर वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है तो मैं ऐसे प्रश्नों को कैसे करता हूँ आपको बता देता हूँ मैं ऑप्शन को रख रख के देखता हूँ जिसमें अच्छे से लगता है ना सेंटेंस तो ये जो है आप जो है इसको बना सकते हैं ठीक है अब इसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सभी आपको अच्छा लगेगा नहीं तो दीज बुक ऑफ दीज बुक्स ऑफ देयर्स दीज बुक ऑफ देयर्स है ना देखो दीज बुक्स ऑफ देयर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर हु स्टार्ट द पंप है ना हु स्टार्ट्स द पंप ठीक है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है ठीक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ध्यान रखिएगा नरेशन हो गया वहां से क्वेश्चन मिलेगा मैं मंडी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के समय है ना आपको कुछ शब्द जो है दिया था पढ़ने के लिए ठीक है उसको पढ़ लेंगे तो वहां से क्वेश्चन फंसेगा करके और आया भी था ठीक है वहाँ से आप जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहाँ से मुश्किल से 15 से 20 होगा, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़कर सोच समझ कर जो है लिखा था और वहाँ से क्वेश्चन आया भी था, वो शायद आस्तिक वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है? ध्यान रखिएगा वो उसको आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं, टेलीग्राम में डला हुआ है, ठीक है? वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएगा, एक्टिव पैसिव से आता है, एक नरेशन से आता है, इसको ध्यान रखिएगा क्या-क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना है तो इंग्लिश जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता थोड़ा बहुत है ना, मेरा भी इंग्लिश अच्छा नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ क्या-क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नरेशन पढ़ लेना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना, वन वर्ड पढ़ लेना, ठीक है? और एक सिनोनिम्स कुछ स्पेसिफिक हर चीज़ को नहीं पढ़ना है, कुछ जो व्यापक में या पीएससी में 12 पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पढ़ना है, तो निम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स ठीक है? कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना? 10 इसको देख के 50-60 जो एंटोनिम, सिनोनिम्स है जो 12 पूछे जाते हैं उसको पढ़ना है। रिपीटेड को पढ़ना है, ठीक है? जो नया है उसको आप पढ़ते बैठे रहेंगे तो बहुत सारे हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको नहीं पढ़ना है, जो रिपीटेड पढ़ लेंगे आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है?
तो कुछ अगर 5 नंबर का है ना? तो 4-5 क्वेश्चन में अगर 2-3 बनता है, तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट हू स्टार्ट द पंप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए, तो इसमें देखो हू स्टार्ट द पंप क्या हो जाएगा? बाय whom इज़ द पंप स्टार्टेड, बाय whom इज़ द पंप स्टार्टेड, सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द गिवन वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड? हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। करेक्टली स्पेल्ड से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? स्टेशनरी का स्पेलिंग बार-बार पूछा जाता है, मेंटेनेंस का पूछा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो मेंटेनेंस कैसे लिखा जाता है? एम-ए-आई-एन, आप लिख-लिख के देखेंगे इसको, तभी बनेगा। ई-ई-एन-ए-एन-सी-ई, मेंटेनेंस, ठीक है? मेंटेनेंस, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? इसमें ए आएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, यहाँ ई है, ये गलत है, यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, ठीक है? तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस स्वाति लिव इन दुर्ग एंड टीच एट अ कॉलेज इन भिलाई। सी खाली स्थान फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे, अप एंड डाउन, डज अप एंड डाउन, गोज़ अप एंड डाउन एंड कम्यूट, ठीक है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कम्यूट्स, ठीक है? डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है द fill in the blank, bring milk at 7 o'clock in the morning, fill in the blank with correct expression, ठीक है? 7 बजे सुबह कौन दूध देने के लिए आते हैं, ठीक है? ब्रिंग मिल्क, तो ये हो जाएगा मिल्क वुमेन, ठीक है? क्या हो जाएगा? मिल्क वुमेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्क वुमेन, ठीक है? माई फिल इन द ब्लैंक हैव कम होम फॉर पिज़्ज़ा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। देखो पिज़्ज़ा के समय घर कौन आते हैं? आप जानते हैं, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज़, सिस्टर इन लॉज़ और सिस्टर इन लॉज़, ठीक है? इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, एक चीज़ आपको याद रखना है। देखो, इसमें ना जो एस लगेगा ना, ये जो एस लगता है ना? इसको शायद एपोस्ट्रोफ़ी बोलते हैं, जो भी होगा, है ना? अब मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ याद रखना, मैं इसको याद रखूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो जो एस लगता है ना, वो देखो किसी ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऐसा बोलते हैं ना, तो एस जो है ना वो सिस्टर, ब्रदर के साथ लगता है, ठीक है? याद रखिएगा। इस लॉ के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है? इधर नहीं लगेगा, एस हमेशा इधर लगेगा, ठीक है? तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिस्टर्स इन लॉ होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी स्पॉटी, fill in the blank in the flock, supply the correct expression sheep, sheeps, sheep और lamb, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? sheep, क्या हो जाएगा? sheep, sheep से नहीं होता, क्या होगा? sheep ही होगा, ठीक है? व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कोर्स? कोर्स मतलब ये होता है बड़ा, है ना? आप गिट्टी को जानते हैं ना? बस बड़ा, ठीक है? तो इसका क्या होगा? एंटोनिम पूछा है, बड़ा का या क्या हो जाएगा? अनइवन नहीं होगा, है ना? अनइवन नहीं होगा, अलग-अलग, प्रिकली भी नहीं होगा, रफ नहीं होगा, एक खुरदुरा होता है इसका मतलब तो। और फाइन, फाइन मतलब बोल सकते हैं बारीक, फाइन मतलब बारीक, इसका मतलब क्या होगा? बारीक। तो ये बड़ा है ना? तो उसका बारीक, छोटा-छोटा, तो ये हो जाएगा कोर्स का होता है फाइन, डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मोंक, मोंक का होगा हर्मिट, नन और सेज और प्रेस्टेज, जो भी है ना? आप पढ़ लेंगे। तो फेमिनाइन जेंडर ऑफ मोंक का हो जाएगा नन, ठीक है? बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है? इंग्लिश के क्वेश्चन मेरे भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है? और इंग्लिश का मेरा, तो आप इंग्लिश को अपने से तैयारी करिए, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो सकता है, जो क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको मैं याद रखा हूँ, है ना? जिसको मैं याद रखता हूँ जब पेपर में भी देता हूँ, तो जो-जो क्वेश्चन मेरे से बनते हैं, ठीक है? कैसे मैं याद रखता हूँ, तरीका बता रहा हूँ। हर बार आप मेरे मेरे बारे में अगर जानते होंगे, टेलीग्राम में जुड़े होंगे, तो मैंने कई बार बताया अपने बारे में, ठीक है? कि कैसे-कैसे मैंने रैंक लाया है, कितना रैंक लाया है, ठीक है? और आप वहाँ से मेरे बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप विश्वास करके पढ़ते रहिए, ठीक है? आपको मालूम चलेगा कि इंग्लिश को भी कैसे पढ़ना है। आपको इंग्लिश में बिल्कुल लोड नहीं लेना है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। अगर 5 नंबर है तो बिल्कुल आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बस तरीका याद रखिएगा कैसे बनाना है। ज़रूरी नहीं है आप रटे तभी बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। चीज़ों को
आप अलग-अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ने आता हो, नहीं आता हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आप अपने तरीके से कुछ भी याद रखें, बस वहाँ जाके सही बन ठीक है। आपको वहाँ कोई आपको नहीं पूछेगा कि आपको इंग्लिश बोलने आता है कि नहीं आता है, या पढ़ने आता है कि नहीं आता है। वहाँ ऑप्शन आपको लगाना है। कोई भी तरीका है, कैसे भी याद रख सकते कई लोग को पढ़ने नहीं आएगा तो हिंदी में लिख लो, है ना? प्रेस्टेसेस ऐसा जो भी लिखना है लिख लो। आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। कैसा लग रहा है ये वीडियो सीरीज़ अवश्य बताइएगा। ठीक है? आपका फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर कमेंट करिएगा।